सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है स्पॉलिसिस ओडिपस रेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में ये आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो इनको एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन बोला जाता है। इनका बॉर्न हुआ था कॉलोनस एथेंस इन ग्रीस में, डाइड इन क्लासिकल एथेंस में। इनके दो बच्चे थे, एलोफोन एंड एरिस्टॉन, और इनके पेरेंट थे सेपोलिसस। ठीक है ना, ये 4-5 मेन पॉइंट्स हैं इनके, तो आप याद रखना। इस वीडियो में मैं ओनली वो कैप्चर करूंगी जो एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो व्हाट इज सेपोलिसस बेस्ट नोन फॉर, कि वो किस लिए जाने जाते थे? इसलिए जाने जाते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराने ग्रीक ट्रेडिशन थे। थिएटर को कहा जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज अ थर्ड एक्टर, और इन्होंने एक्सपेंड किया था शॉर्ट्स को। मोस्ट फेमस है कि ये मास्टरपीस इनकी निकल के आती है ओडिपस रेक्स। ये इनकी मोस्ट फेमस वर्क था जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं। द थेबन प्लेस देख लेते हैं, अ मास्टरपीस लाइक ओडिपस रेक्स। इनका थेबन प्ले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो निखर के आता है ओडिपस रेक्स में। तो व्हाट इज़ द सेपोलिसस मोस्ट वेल नोन ट्रेजेडी, इनकी कौन सी ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा वेल नोन है? तो ये ओडिपस रेक्स है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़ ऑफ ड्रामेटिक डिवाइसेस। इन्होंने बहुत चीज़ें इसमें प्ले में यूज़ की है अपने, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिनोड फॉर इज यूज़ ऑफ ट्रेजेडिक एरोनी। इनकी जो एंड होती थी ना स्टोरी की, वो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडिक भरी होती थी, और इसमें भर भर के मेटाफर भी है। मेटाफर मतलब कि एक चीज़ को डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली वे में उसका क्वेश्चन करना या आंसर करना। ठीक है ना, तो ये भी इन्होंने ही निकाला था। अभी मैं सेपोलिसस के बारे में ही बात कर रही हूँ ना, ठीक है, तो ये याद रखना। तो सेपोलिसस वाज एन एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने एंशिएंट प्ले राइट थे, और इन्होंने टोटल 120 प्लेज लिखे थे, जिसमें से ओनली 7 सर्वाइव कर पाए थे। एंड इन्होंने 30 ड्रामेटिक प्लेज में भी हिस्सा लिया था, जिसमें से ये 24 वॉन किए थे, मतलब जीते थे 24। ठीक है ना, तो ये मेन पॉइंट्स है सेपोलिसस के बारे में। इनकी बायोग्राफी में अब ये चीज़ें पहले लिखना है, देन उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में आप आंसर लिखना। तो हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। इस चीज़ को भी बिल्कुल मत भूलना कि इन्होंने मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स में बहुत प्लेस लिखे थे, और वीएफएक्स के इनोवेटर भी थे। और एट अ एज ऑफ 15 इनको अर्ली फेम मिला था। इनके काम को इतनी सराहना की गई थी कि इनको अर्ली फेम बहुत पहले मिल गया था, एट द एज ऑफ 15। ठीक है ना, वीएफएक्स जो हम आज देखते हैं ना, इन्होंने अपने प्लेस में बहुत पहले इनोवेट किया था। और मिलिट्री और पॉलिटिक्स के उस जमाने के टाइम पे इनसे भी रिलेटेड लिखते थे। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वी सॉ इज BGC 102 का जो ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है ना, ये सेपोलिसस ओडिपस रेक्स का ही एक कोर प्राइमरी टेक्स्ट है। तो हम इसमें भी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, और जिसमें हमें इनके बारे में भी बहुत चीज़ें पता चलेगी। अब हम इसके समरी के बारे में देखेंगे, थीम, कोर एलिमेंट्स एंड कंक्लूजन जो एंड का होगा वो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो हम यहाँ देखते हैं ग्रीक थिएटर एंड कन्वेंशंस। अंडरस्टैंड करते हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा को। द फंक्शन ऑफ कोर्स, मतलब जो कोर्स वर्ड है ना, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन हम अभी इसका मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे। विच रिप्रेजेंट द सिटीजन्स ऑफ थेब्स। ये पूरी जो इर्द गिर्द आपको प्ले मिलेगा ना, ये थेब्स, कोर्स, इन सब से रिलेटेड ही मिलेगा। एंड हाउ द प्ले फॉलो, ये किस तरीके से प्ले फॉलो करता है, किन चीज़ों को लेके? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। जो हम लोग इस प्ले में देखेंगे वो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे टाइम को। ये टाइम, ये किस टाइम का वो है सिचुएशन। प्लेस देखेंगे, प्लेस को सेटिंग्स कहाँ रखी गई है, मतलब कहानी की। एंड एक्शन, कि एक्शन क्या क्या लिया गया था और क्या क्या चीज़ें वहाँ हुई थी उस वक्त। समरी देख लेंगे। ओडिपस रेक्स में ना, थेब्स जो था एक शहर था जिसमें प्लेग की एक महामारी फैल गई थी, जिससे उस शहर में ना इनफर्टिलिटी फैली थी, डेथ के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे, और बहुत ज़्यादा मतलब वो एरिया का जो सिचुएशन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो बहुत से प्राइस थे, और ओडिपस रेक्स जो थे वो करंटली राजा थे। तो वो सब लोग मिल के ना उस शहर को कहीं ना कहीं बचाना चाहते थे। तो ये जो पूरी समरी है ना, उसमें यही मैं आपको बता रही हूँ। जो थेब्स के राजा थे, ओडिपस की कहानी है ये, जो एक भविष्यवाणी से बचने का प्रयास करता है कि उसने गलती से जो अपने पापा की हत्या कर दी होती है और अपनी माँ से ही शादी कर ली होती है। वो इसी से ही, वो उसको पता नहीं चलता है कि वही मेरे मम्मी थी और मैंने उन्हीं से शादी कर ली। तो अपने पापा को वो मार देता है अनजाने में। तो इसकी वजह से चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और एंड में उसको इस चीज़ का मालूम भी चलता है। तो उसके स्टोरी के स्टार्टिंग में यही होता है कि थेब्स के राजा लाइस और रानी जोकोस्टा होती है, जिसको एक भविष्यवाणी से पता चलता है कि उनका बेटा अपने पापा को मारकर ही माँ से शादी करेगा। तो हताश होकर क्या करते हैं, उनकी जो बच्चा होता है उसको पहाड़ से वो ढलान पर मारने के लिए छोड़ देता है, उनके जो पापा होते हैं। तो उसके टखनों में छेद कर देता है, और एक चरावाहा उसे लेकिन बचा लेता है, बच्चे को एक चरवाहा उसे बचा लेता है। और कोरिंथ के राजा पेलोबिस और रानी मेरोप उसे गोद ले लेते हैं, बच्चे को, उसका पालन पोषण करते हैं।
तो ये युवावस्था में जो ओडिपस होता है इस भविष्यवाणी के बारे में उसे पता भी चलता है, जिससे बचने के लिए वो कॉरिंथ से भाग भी जाता है। तो अपनी यात्रा के दौरान ही एक चौराहे में उसका एक विवाद भी हो जाता है, जिससे व्यक्ति को वो मार देता है और बिना जाने ही वो जैविक पिता लायस होता है वो, ठीक है, जो उसके करंट फादर रियल फादर होते हैं, वो उसको मार देता है। फिर थेब्स पहुंचता है और एक भयंकर स्फिंक्स को हराता है और उसे ताज और विधवा रानी जो जोकोस्टा होती है पत्नी के रूप में मिलती है। तो ये पूरी कहानी का एक वो है समरी। तो कई वर्षों के बाद थेब्स को एक भयंकर बीमारी फैल जाती है उस शहर में। तो ओडिपस अपने बहनों क्रेओन और डेल्फी को बताता है, एक महामारी का कारण जानने के लिए भेजता है। तो क्रेओन ये खबर लेके आता है कि महामारी ये तभी खत्म होगी जब वो पूर्व राजा लायस, जिनको ओडिपस ने मार दिया था, तो पूर्व राजा लायस कोई हत्यारे को ढूंढ के लाएगा, तभी ये बीमारी खत्म होगी। तो ओडिपस इस अपराध का बहुत जांच करता है। भय और शोक का व्याकुल होकर जोकोस्टा ने भी आत्महत्या कर ली होती है उसकी मम्मी ने, जब उनको पता चलता है। यहीं पे यही कहानी शो होती है कि ओडिपस अपने ही मम्मी पापा को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसको उसके रियल मम्मी पापा मिलते हैं, तो उन्हें वो मार देता है क्योंकि छोटी सी लड़ाई हो चुकी थी। तो एंड में जब ये सारी चीज़ें उसके ओडिपस के साथ होती है ना, तो ओडिपस को ना उसके साले क्रेओन ने थेब्स से ना निकाल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ओडिपस लास्ट में ना अंधा और लाचार भिखारी बन जाता है, लेकिन उसकी जो वफादार बेटी होती है ना, वो इस मुश्किल सफ़र में भी उसका सहारा बनती है और कई सालों तक गरीबी और दुखों में जगह जगह वो भटकते भी रहते हैं। तो भटकते हुए ओडिपस अंत में ना एथेंस के पास कोलोनस नाम के एक पवित्र जगह पर पहुंचता है और वहां के राजा थेंथेस ओडिपस की लाचारी देखकर उसे राज्य में शरण भी देता है और राजा एथियस को उसकी सुरक्षा और सम्मान के साथ एथेंस की नागरिकता भी प्रदान करता है। तो इसी बीच ये भी भविष्यवाणी होती है कि ओडिपस को वहीं दफनाया जाएगा, वहाँ धरती हमेशा सुरक्षित और भाग्यशाली रहेगी। यह जानकर थेब्स का नया राजा जो क्रेओन होता है वो ओडिपस को जबरदस्ती अपने पास भी लाता है, लेकिन राजा एथिपिस वीरता का क्रेओन को सामना करते हैं, वीरता के साथ ओडिपस की रक्षा भी करते हैं और ओडिपस अपने उन बेटों को श्राप देता है जिन्होंने सत्ता के लालच में उसे अकेला छोड़ दिया था और उनकी एक रहस्यमय मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एक बिजली कड़कती है और ओडिपस की मृत्यु का संकेत आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ओडिपस की कहानी है, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाई है। तो ह्यूमन एक्शन निकल के आता है इसमें। ओडिपस एक पैसे भी विक्टिम तो था नहीं, बस उसका एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से ही ये सब हुआ था। कैरेक्टर्स देख लेते जो मैंने आपको पहले। ओडिपस जो होते हैं वो एक ट्रेजेडिक हीरो होते हैं, जो ये पूरी कहानी के इर्द गिर्द इनकी कहानी घूम रही है। जोकोस्टा जो होती है वो इनकी रियल मदर होती है, बट अनजाने में इनसे शादी हो जाती है। क्रेओन जो होते हैं वो इनके साला होता है, ठीक है ना, जो कि नाटक की शुरुआत में ओडिपस का एक पूरा वफादार साथी रहता है। थेब्स वो होता है जो राज्य का एक अंधा और पवित्र भविष्य वक्ता रहता है, ठीक है ना, और एक ये सच्चाई बताने से हिचकिचाता है क्योंकि उसको पता है अगर ओडिपस को बता दिया तो पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो होते हैं। एंड कोरस कौन थे? कोरस जो होते हैं वो रहते हैं कि जो शांति दूत होते हैं, वो बुजुर्ग और एक सम्मानित नागरिकों में से निकल के आते हैं और उनका एक समूह रहता है, तो कोर्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, जो धार्मिकता और वफादारी के लिए जाने जाते हैं, अंतिम संदेश देने वाले होते हैं। कि नाटक के बिल्कुल अंत में क्या रहा था ना, कोरिस ही प्रसिद्ध और नैतिक सबक देता है, किसी भी इंसान को तब तक पूरी भाग्यशाली या सुखी नहीं मानना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु बिना किसी दुख के शांति से ना हो जाए। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जिससे आप एग्जाम्स में ईजिली लिख सकते हो और अच्छे नंबर ग्रैप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी इन्हीं चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।